मेडिफ में प्रॉपर्टी तो सबके पास होती है, किसी के पास खुद की प्रॉपर्टीज होती है, किसी के पास रेंटल प्रॉपर्टीज होती है और किसी के पास कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है और इसे कई बार हम बाई और सेल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तब होता है जब हम किसी प्रॉपर्टीज को बेचते हैं। आज की डेट में 23 जुलाई 2024 के बाद में अगर आपने कोई प्रॉपर्टीज बेची है या फिर उससे पहले कोई प्रॉपर्टीज बेची है तो नए रूल्स के हिसाब से प्रॉपर्टीज को बेचने में, प्रॉपर्टीज को सेल करने में क्या चेंजिंग आए हैं। और आज की डेट में अगर आप कोई भी प्रॉपर्टीज को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो कितना आपको इनकम टैक्स देना होगा और आप किस तरह से अपने इनकम टैक्स को बचा सकते हैं, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। कितना हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है प्रॉपर्टीज में, बाकी और क्या प्रॉपर्टीज में क्या इनकम टैक्स में चेंजिंग आए हैं, इसका डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टीज को बेचने के बाद में इनकम टैक्स में कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे होता है, मींस किस हिसाब से इनकम टैक्स आपका लगता है, कैसे उसको ऐड करते हैं। देखिए, कोई भी प्रॉपर्टीज को सेल करने के बाद में, फॉर एग्जांपल लैंड, प्लॉट, घर या फिर कोई अपार्टमेंट, कुछ भी हो, प्रॉपर्टीज को सेल करने के बाद में जो इनकम टैक्स लगता है वो कई कारणों पर डिपेंड करता है। जब हम किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है उसको ऊपर हमें इनकम टैक्स देना होता है। अगर हम इसको एग्जांपल से समझे तो किसी भी प्रॉपर्टीज को सेल करने पर इनकम टैक्स दो चीजों पर लगता है। नंबर 1 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नंबर 2 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप किसी प्रॉपर्टीज को बाई करने के बाद में, खरीदने के बाद में उसे कम से कम 2 साल तक होल्ड करते हैं या फिर उससे कम टाइम तक अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो वह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आता है। मींस किसी प्रॉपर्टीज को खरीदने के बाद में अगर आप 2 साल या फिर उससे पहले उस प्रॉपर्टीज को बेच देते हैं, सेल कर देते हैं तो उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ऐड होता है। और अगर आप उस प्रॉपर्टीज को 2 साल से ज्यादा अगर आप होल्ड करते हैं, लाइक 3 साल या 5 साल, तो उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है। अब इस बात को समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या फर्क है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी भी प्रॉपर्टीज को 10 लाख में खरीद लिया और मैंने उसको 2 साल के अंदर 15 लाख रुपए में बेच दिया, तो 15 लाख में से 10 लाख माइनस किया तो मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो मुझे इस 5 लाख पर जितना मुझे प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर मुझे इनकम टैक्स देना होगा, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर में आता है। और इसके अगेंस्ट में अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बचाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके ऊपर कोई भी प्रोविजन डिपेंड नहीं करता, आपको शॉर्ट टर्म में इनकम टैक्स देना ही होगा। शॉर्ट टर्म में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा। मतलब कि चाहे तो आप उसे सेल करने के बाद में उस पैसे से कोई नई प्रॉपर्टीज ले लें तो इनकम टैक्स कुछ सेव हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि प्रॉपर्टीज को सेल करने के बाद में जो मुझे प्रॉफिट हुआ है, अगर उस पैसे से मैंने कोई नई प्रॉपर्टीज ले ली तो मुझे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो आप गलत हैं। आपको इनकम टैक्स शॉर्ट टर्म गेन में आपको इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है कि किसी प्रॉपर्टीज को आपने बाई किया और बाई करने के बाद में उसे 2 साल या फिर उससे ज्यादा टाइम तक अगर आप उस प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं, तो अगर हम इसी एग्जांपल को ले लें तो अगर हम इस प्रॉपर्टीज को 5 साल बाद बेचते हैं तो मुझे 5 लाख का प्रॉफिट होता, तो इसके ऊपर मुझे इनकम टैक्स देना होगा। तो इसके ऊपर जो आपको इनकम टैक्स देना होता है, तो इसी के ऊपर बजट 2024 में फाइनेंशियल ईयर 2024 में कुछ चेंजिंग आए हुए हैं। बजट 2024 के नियमानुसार जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसकी कैलकुलेशन आप 2 तरीके से कर सकते हैं और जिस चीज पे आपको फायदा हो आप उस चीज के पीछे जा सकते हैं। और इसको हम विद इंडेक्सेशन एंड विदाउट इंडेक्सेशन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और इसको हम समझ सकते हैं। तो अगर मैं विदाउट इंडेक्सेशन की बात करूं तो ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टीज को 15 लाख रुपए में बेची है और 10 लाख रुपए में आपने खरीदी थी, यहाँ 15 लाख में से 10 लाख को घटा दिए तो हमारे पास 5 लाख आ गए। तो इस 5 लाख पर सिंपली आपको 12.5% का आपको इनकम टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। ये तो हो गया विदाउट इंडेक्सेशन। तो विदाउट इंडेक्सेशन में टैक्स रेट को 20% से घटाकर सीधे 12.5% का कर दिया गया है। अगर आप इंडेक्स का प्रॉफिट नहीं लेते हो तो इस केस में सिंपली 12.5% का टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना होगा। और अगर हम सेकंड कैलकुलेशन की बात करें विथ इंडेक्सेशन की, तो इंडेक्स का बेनिफिट आपको मिल जाता है। अब ये इंडेक्स फंड क्या होता है, फॉर एग्जांपल 10 लाख का जो मैंने प्रॉपर्टीज को खरीदा था, ये फॉर एग्जांपल मैंने 2010 में खरीदा था, तो गवर्नमेंट इस कॉस्ट को बढ़ाने के लिए
एक CIA रिग्रेट करती है। 2010 का जो इंडेक्स होगा उसके हिसाब से हम कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे और उसके बाद हम कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल 10 लाख मेरा जो कॉस्ट है, तो इसको मैंने जो कैपिटल गेन की CIA है उसको मैंने बढ़ा दिया, तो मेरी 15 लाख रुपए की कॉस्ट हो गई। और ये CIA इंडेक्स हर साल का दिया जाता है। इसमें मेरा कॉस्ट बढ़ जाता है तो फॉर एग्जांपल कॉस्ट बढ़ाकर वो हो गया 12 लाख। तो यहाँ पर मेरे टैक्स की कैलकुलेशन कैसी होगी? 15 लाख माइनस 12 लाख इक्वल टू 3 लाख रुपए। अब इस 3 लाख पर मुझे गवर्नमेंट को 12.5% नहीं 30% तक का इनकम टैक्स देना होगा। यहाँ गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दे दिया। इंडेक्स का बेनिफिट नहीं लोगे तो 12.5% का आपको इनकम टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को, और अगर इंडेक्स का बेनिफिट लोगे तो आपको 30% तक का इनकम टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। पहले एग्जाम्पल में 5 लाख पे 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, वहीं दूसरे एग्जाम्पल पे 3 लाख पे 30% का आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इंडेक्स का बेनिफिट लेंगे तो आपको 30% तक का इनकम टैक्स देना होगा, और अगर इंडेक्स का बेनिफिट नहीं लेंगे तो आपको 12.5% का आपको इनकम टैक्स देना होगा। अब गवर्नमेंट कहता है कि आप दोनों ऑप्शन कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आपको जो बेटर लगे आप उसको चूज कर लीजिए। आपको जिस ऑप्शन में आपको फायदा दिख रहा है आप उस ऑप्शन पर ऊपर जा सकते हैं। जिस ऑप्शन पर आपको इनकम टैक्स ज्यादा बच रहा है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये बेनिफिट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो प्रॉपर्टीज को 23 जुलाई 2024 के बाद में बेची होंगी। उसके पहले के केस में, उसके पहले के प्रॉपर्टीज में आपके पुराने फंडे ही, पुराने रूल से ही आपके ऊपर अप्लाई होंगे, जिसके अंडर आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिलता था, लेकिन 20% की टैक्स से आपको इनकम टैक्स देना होता था। 12% टैक्स का प्रॉफिट 23 जुलाई 2024 के पहले की प्रॉपर्टीज पर लागू नहीं होगा। उसके पहले पुराने रूल्स ही आपको अलाउ होंगे, जिसके ऊपर आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता था, लेकिन 20% के हिसाब से आपको इनकम टैक्स देना होता था। 12% टैक्स का बेनिफिट 23 जुलाई 2024 के पहले की प्रॉपर्टीज पर लागू नहीं होगा। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज को सेल करने के बाद में अपने इनकम टैक्स को कैसे बचाएं, कैसे सेव करें, कैसे अपने इनकम टैक्स को बचा सकते हैं। इनकम टैक्स में एक प्रोविजन होता है कि जब आप कोई कैपिटल एसेट बेचते हो, जैसे घर बेच दिया, प्लॉट बेच दिया, तो बदले में अगर आप कोई नया घर ले लेते हो और वो भी कुछ टाइम के अंदर, कहने का मतलब ये हो गया कि जिस दिन आपने प्रॉपर्टीज बेची उसके 2 साल के अंदर कोई आप नया घर न कोई आप नया प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, तो उस केस में आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन कोई प्रॉपर्टीज आप लेते हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल का टाइम मिलता है। अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन कोई प्रॉपर्टीज आप लेते हैं, खरीदते हैं, तो आपको 3 साल का यहाँ पे आपको टाइम मिलता है। आप 3 साल के अंदर उस प्रॉपर्टीज को खरीद सकते हैं, तो आपको यहाँ पर भी आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अब इसमें 2 सेक्शन होता है, सेक्शन 54, सेक्शन 54F। अब ये क्या होता है, अब इसको समझते हैं। अगर आपने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को बेची है तो उस केस में आपको ओनली फॉर कैपिटल गेन्स अमाउंट को इन्वेस्ट करना होगा। यहाँ पर कैपिटल गेन्स का मतलब हो गया, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में 15 लाख की कोई प्रॉपर्टीज को सेल किया था, बेचा था। मान लेते हैं वो मेरा रेसिडेंशियल होम था, प्लाट को मैंने 15 लाख में बेचा और मैंने जो पहले वाले इंडेक्स में कैलकुलेशन में जो कैपिटल गेन निकाला था 3 लाख रुपए का, तो यहाँ पर 3 लाख रुपए किसी दूसरे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर देते हैं तो मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 लाख पर जो मुझे कैपिटल गेन टैक्स बचता है वो यहाँ पे माफ हो जाएगा। और यही अगर आप दूसरे सेक्शन में देखते हैं, सेक्शन 54F में, तो ये सेक्शन तब अप्लाई होता है जब आप घर के अलावा कोई दूसरी प्रॉपर्टीज को बेचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल घर के अलावा प्लाट बेचते हैं, खाली प्लाट बेचा है या फिर कोई स्टॉक बेचा है या फिर कोई म्यूचुअल फंड स्टॉक बेचा है, तो उस केस में सेक्शन 54F अप्लाई होता है। और उस केस में जितना का आपका टोटल सेल वैल्यू है, जितने की वो एसेट्स बेची है, फॉर एग्जांपल घर की जगह अगर वो लैंड होता, शेयर होता या फिर कोई म्यूचुअल फंड होता, तो मैंने अगर उसको 15 लाख रुपए में बेचा होता, तो अगर मुझे उसमें टैक्स बचाना है तो मुझे पूरे 15 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टीज लेनी पड़ेगी, और वो भी 2 साल या फिर 3 साल के अंदर में। अब यहाँ पर दोनों सेक्शन में डिफरेंट क्या हो गया, इस चीज को समझते हैं। एक डिफरेंट ये हो गया कि अगर आप घर बेचते हो तो
केवल कैपिटल गेन अमाउंट को आप इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप घर के अलावा कोई लैंड बेचते हैं, कोई स्टॉक बेचते हैं, कोई प्लॉट बेचते हैं, तो आपको यहाँ पे पूरा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पूरा आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक रूल्स ये भी होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 2015 में कोई प्रॉपर्टीज बेची, अब ये जो यहाँ पर टाइमलाइन होती है 2 साल तक नया घर ले लो, या फिर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज है तो उसको 3 साल के अंदर ले लो, तो यहाँ पर आपको हो सकता है घर को खोजने में या फिर खरीदने में ज्यादा टाइम लग जाए। तो इस पैसे को केवल आप अपने पास रखोगे तब तक जब तक आप कोई रिटर्न फाइल नहीं कर देते। फॉर एग्जाम्पल दिसंबर 2024 में अगर आपने कोई प्रॉपर्टीज को बेची है तो आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया 2024-25। अब इस 2024-25 में आपके रिटर्न फाइल की जो डेट होगी वो होगी जुलाई 2025। तो जुलाई 2025 को जब आप रिटर्न फाइल कर दोगे तब तक या तो आपने प्रॉपर्टीज को ले ली होगी, क्योंकि रिटर्न में आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ये प्रॉपर्टीज को ले ली है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टीज को नहीं ले पाते तो आपको कैपिटल गेन अकाउंट, एक बैंक में अकाउंट ओपन कराना होगा और आप उस पैसे को उस अकाउंट में जमा करा सकते हो। लेकिन आप जैसे ही उस अकाउंट में उस पैसे को जमा कराते हो रिटर्न फाइल की ड्यू डेट के पहले, तो आपको इजेक्शन मिल जाती है। तो जब आप प्रॉपर्टीज को लोगे तो पैसा उस कैपिटल गेन अकाउंट से डायरेक्ट आपके सेलर को दे दिया जाता है। तो यह कैपिटल गेन अकाउंट स्कैम क्या है? ये बेसिकली अगर आप अपना टैक्स को बचाना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टीज को नहीं ले पाते हो रिटर्न फाइल की डेट तक, तो आप पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करा सकते हो और उस अकाउंट में पैसा जमा करने पर आपको छूट मिल जाएगी, आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। और ध्यान देना, ये काम आपको रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट के पहले करना पड़ेगा। और इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, इसमें अगर पैसा जमा करा दिया तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इससे विड्रॉल उसी केस में होगा जब आप प्रॉपर्टीज को लोगे। लेकिन अगर आप 5 साल या फिर 3 साल के अंदर आप प्रॉपर्टीज को नहीं ले पाते हो तो आप इस अकाउंट से पैसा तभी निकाल पाओगे जब आप इसके ऊपर टैक्स पे कर दोगे। तो अगर प्रॉपर्टीज ले ली तब तो ठीक है, प्रॉपर्टीज अगर नहीं ले पाई तो टैक्स पे करते ही आपके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अगर आप प्रॉपर्टीज को लोगे तो पेमेंट डायरेक्ट आपका जो सेलर होगा उसके पास चला जाएगा, आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये प्रोविजन होता है। अब इसमें जो लोगों को इश्यूज आया, इसमें जो लोगों को डाउट आया, मैं उसके बारे में कुछ बात करते हैं। बजट 2024 में चेंजिंग आने के बाद में यहाँ पर 2 रूल्स हैं, एक विद इंडेक्सेशन, एक विदाउट इंडेक्सेशन। तो विद इंडेक्सेशन जिसमें हमने बेनिफिट को लिया उसमें मेरा कैपिटल गेन 3 लाख का बन रहा है और विदाउट इंडेक्सेशन में हमारा बेनिफिट 5 लाख का बन रहा था। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में गेन्स अलग अलग आ रहा है, एक में 3 लाख और एक में 5 लाख। और अगर मैं यहाँ पर टैक्स को बचाना चाहूँ तो मुझे री इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। इसमें आपको जो अच्छा लगे, जितना हो सके विद इंडेक्सेशन में 3 लाख इन्वेस्ट करने पर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं देना होगा, क्योंकि रूल्स में ये लिखा हुआ है कि जिसमें आपको फायदा हो वो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फायदा दूसरे रूल्स में हो रहा है जिसमें मुझे केवल 3 लाख का कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करना होता है। तो उस केस में आप 3 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होता है। अब इसमें 1-2 डाउट है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सर मुझे कोई नई प्रॉपर्टीज लेनी है तो क्या हम होम लोन से ले सकते हैं? यस, बिल्कुल ले सकते हैं। होम लोन से आप नया प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, लेकिन ये बात आप जरूर ध्यान रखना कि जिसके नाम से आपने प्रॉपर्टीज को बेची है उसी के नाम से आपका नया प्रॉपर्टीज होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आपको बार बार प्रॉब्लम आती है। इसलिए प्रॉपर्टीज में नाम सेम रखें। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज को ले सकते हैं? यस, बिल्कुल ले सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करें, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। मिलते हैं न्यू अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।